सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं हूं कालराज और साथियों, आज की जो स्टोरी है वो आपको सुनाने जा रही है डायनिका जी। तो डायनिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आज आपके लिए एक वास्तविक घटना लेकर के आई है। दरअसल डायनिका देश भर में हमेशा भ्रमण पर ही रहती है, तो उनके पास कई ऐसी वास्तविक घटनाएं आती रहती है और वह खुद उन जगहों पर जाकर इन चीजों का पता भी लगाती है। तो चलिए आज की स्टोरी डायनिका के मुंह से सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सभी गाइस? तुम सब अच्छे हो ना? मेरा नाम है डायनिका और मैं सफ़र करते करते यूं ही पहुंच गई एक ऐसी जगह पर जहां मुझे एक और कमाल की कहानी सुनने को मिली। एक ऐसी लड़की से जिसके साथ एक बहुत ही डरावनी घटना हुई थी, जिनका नाम है प्रिया। वैसे तो मुझे वो एक सफ़र के दौरान ही मिली थी और अपने साथ बीती हुई एक अननेचुरल इंसिडेंट को बताते हुए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की और अपने साथ घटे हुए एक पुराने हादसे को हमारे साथ शेयर किया। हालांकि वो इतना पुराना भी नहीं है, वो उस समय का है जब वह कॉलेज में पढ़ा करती थी। हालांकि आज तो वो अपनी लाइफ में अच्छे से सेट हो चुकी है और उनकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब हमें अपनी खुद की आंखों से उन चीज़ों पर यकीन नहीं होता, तो अगर हम किसी दूसरे को ये चीज़ सुनाएं तो वो तो हमारी बातों पर बिल्कुल हंसने ही लग जाएगा, या शायद आज के इस मॉडर्न समय में तो हमारा मजाक भी उड़ाने लग जाए। और शायद उन्होंने भी इतने समय तक इस बात को अपने अंदर ही दबा के रखा। हालांकि उन्होंने खुद ने और उनके पूरे परिवार ने इस चीज़ को भुगता है। लेकिन जब वो अपने ससुराल में अपनी बीती हुई इसी चीज़ को सुनाती है तो पूरे ससुराल वाले उन्हें कहते हैं कि किस प्रकार के पुराने ज़माने की दकियानूसी वाली बातें करती है। अब मेरे पास स्टोरी आई तो मैंने कहा कि हम तो ज़रूर सुनाएंगे। तो चलिए अब समय ख़राब ना करते हुए इस कहानी को मैं उसी टाइम पीरियड में ले जा कर के आपको सुनाती हूँ, ताकि आप पूरी तरह से स्टोरी से रिलेट कर पाएं। और पूरे हादसे को मैंने एक कहानी के रूप में तैयार कर दिया है। अक्सर हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे भयानक हादसे हो जाते हैं जिनकी सत्यता पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक अजीब और भयानक हादसे से जुड़ी है ये कहानी। ठंड का मौसम चल रहा था। शाम के 6 बजते ही दिन पूरी तरह से ढल जाता था। आज तो सुबह से जाने क्यों हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी, जिस वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अपने घर में शॉल ओढ़े आराम से कुर्सी पर बैठे रमेश ने गर्म चाय का घूंट पिया। फिर अपनी बीवी लता से कहा, अरे परसों तो हमारी बेटी प्रिया का जन्मदिन है ना, इस बार क्या सोचा है तुमने? और प्रिया ने कैसे मनाओगे तुम लोग? क्या कुछ तोहफा वगैरह खरीद लिया है तुमने बिटिया के लिए? लता चाय का कप उठाते हुए हैरानी से बोली, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बिटिया से ही पूछना। आजकल तो वो अपने कॉलेज की पढ़ाई में ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी है। बातचीत करने का तो उसके पास कुछ टाइम ही नहीं होता। रमेश ने धीरे से कहा, अब पढ़ाई में तो व्यस्त रहेगी ही वो, पर हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या तोहफा लिया जाए। अब वो बच्ची तो रही नहीं कि कोई वीडियो गेम या गुड़िया खरीद कर ले आऊं। लता तुरंत बोली, ओह जी, ठीक है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, पर अब भी वो है तो हमारे लिए बच्ची ही। इस बार तो प्रिया 18 साल की हो जाएगी, इसलिए तो मैंने सोचा है कि इस बार जन्मदिन पर उसे कोई बहुत ही खास तोहफा देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो लता जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खुलते ही बेटी प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो बहुत ठंड है माँ, जल्दी से चाय बना दो अदरक वाली, फिर मैं पढ़ने बैठूंगी। कल हमारा क्लास टेस्ट है, नंबर अच्छे नहीं मिले तो सर हमें डांटेंगे। लता ने उसे चाय बना के दे दी और फिर रसोई में जाके रात का खाना बनाने में लग गई। ठीक 8 बजते ही लता ने जल्दी जल्दी खाना लगाया और फिर प्रिया और रमेश को आवाज़ लगाई। दोनों तुरंत हाथ मुंह धो के चले आए और लता गरम गरम खाना परोसने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सब सोने चले गए। सुबह लता ने रमेश को टिफिन पकड़ाते हुए धीमे से कहा, आज अपने ऑफिस में दोस्तों से पूछ के कोई अच्छा सा तोहफा लेने का तय कर ही लेना। अब सिर्फ एक ही दिन तो बचा है, प्रिया के जन्मदिन में। कुछ देर बाद ही प्रिया भी अपना बैग उठाए कॉलेज के लिए निकल गई।
प्रिया के जाते ही लता ने घर के बिखरे काम समेटे और फिर 1 कप चाय पीकर वो भी तैयार होकर बाजार चल पड़ी। लता ने प्रिया के लिए 2 सुंदर सी ड्रेस ली और फिर दूसरे कुछ सामान लेने के लिए आगे बढ़ गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए उसे पुकारा तो लता एकदम चौंक पड़ी। फिर पीछे पलट कर देखा तो दंग ही रह गई। पीछे उसकी एक बरसों पुरानी सहेली शीला खड़ी थी। लता को यूं हतप्रभ देख शीला खिलखिलाकर बोली, क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या मुझे? लता किसी तरह संभलते हुए बोली, ओह शीला, तुम यहाँ कैसे? क्या यहीं रहती हो तुम भी? शीला ने लता का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहने लगी, क्या यहीं खड़ी खड़ी सब बातें कर लोगी? अपने घर नहीं ले जाओगी क्या मुझे? हम इतने बरसों बाद मिले हैं, तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूं मैं। लता ने गौर से शीला को देखा। कीमती लिबास में सजी धजी शीला अब भी पहले की ही तरह एकदम जवान लग रही थी। लता को यूं अपनी ओर देखते पा कि शीला ने अपने एक हाथ से अपना चेहरा ढकते हुए मजाक में कहा, अरे अरे नजर लगाएगी क्या मुझे? लता हंस पड़ी। फिर शीला को लेकर अपने घर चली आई। हॉल में उसे बिठाकर लता सामान रखने अपने कमरे में गई। फिर एक ट्रे में पानी लाकर शीला को देते हुए बोली, अब बता आराम से कि क्या हालचाल हैं तेरे? शीला ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुकाई और बड़ी अदा से बोली, मैं तो एकदम मजे में हूं, पर तू ये तो बता कि तेरे कितने बच्चे हैं? लता ने खुशी से उमगते हुए कहा, बच्चे तो नहीं, बस एक बिटिया है, प्रिया। और जानती है, मैं आज उसी के जन्मदिन के लिए ही खरीदारी करने गई थी। शीला ने उतावले स्वर में पूछा, वाह, कब है उसका बर्थडे? कितने बरस की हो गई हमारी राजकुमारी? लता ने दीवार पर लगी प्रिया की बड़ी सी फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, अब की वो पूरे 18 बरस की हो जाएगी। परसों ही तो है उसका जन्मदिन, तू जरूर आना परसों। अचानक ही शीला का चेहरा बुझ सा गया। वो उदास स्वर में बोली, ओह यार, मेरी तो कल रात की वापसी की ट्रेन है, पर हाँ, तू अपनी बिटिया को मेरी तरफ से ये गिफ्ट जरूर दे देना। और शीला ने अपना बैग खोलकर एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट पैक निकालकर लतिका के हाथों में थमा दिया। लता चौंक कर कहने लगी, पवल, नहीं नहीं शीला, ये तो बहुत ही कीमती लगता है, मैं इसे नहीं ले सकती। शीला ने नाराजगी जताई। क्यों नहीं ले सकती? क्या इतना भी हक नहीं मेरा तेरी बेटी पर कि मैं उसे गिफ्ट दे सकूं? नहीं, ये तुझे रखना ही होगा। फिर अचानक ही शीला उठती हुई बोली, बहुत लेट हो गई मैं तो, चल अब चलती हूं मैं, किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे हम। लता ने उसे चाय नाश्ता करने के लिए कहा, पर वो मानी ही नहीं और फिर जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। उसके जाते ही लता ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर ही लेट गई। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे गिफ्ट पैक पर पड़ी। लता के मन में उथल पुथल सी मचने लगी। जाने क्या होगा इस पैक में, खोल कर देख लूं क्या? आखिर उससे न रहा गया। उसने गिफ्ट पैक खोल कर देख ही लिया और देखते ही खुशी से उछल पड़ी। गिफ्ट पैक के अंदर लेटेस्ट ब्रांड का बेहद कीमती मोबाइल पीस रखा था। लता ने हैरत से उसे उठाकर देखा और बुदबुदाई, इस मोबाइल को देखकर तो प्रिया खुशी से पागल ही हो जाएगी। तभी उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना यही मोबाइल वो प्रिया को अपनी ओर से गिफ्ट कर दे। आखिर जब इतना बढ़िया और कीमती गिफ्ट पहले ही मौजूद है तो फिर दूसरा खरीदने में पैसे क्यों खर्च किए जाएं। बस फौरन लता ने उस मोबाइल को वापस गिफ्ट पैक में रख दिया और अच्छी तरह बॉक्स को उलट पुलट कर देखने लगी कि कहीं पर शीला का नाम तो नहीं लिखा है। पर उस बॉक्स पर कोई भी नाम नहीं था। फिर अपने पति रमेश को कॉल लगाकर इत्मीनान से लता बोली, हेलो, मुझे एक शानदार तोहफा मिल गया है प्रिया के लिए। कहकर लतिका ने फोन रख दिया और आराम करने लगी। शाम को जब रमेश ऑफिस से लौटा तो घर का दरवाज़ा बंद देख थोड़ा चौंक सा गया। शाम को तो हमेशा ही लता घर का दरवाज़ा खुला ही रखती थी। रमेश ने डोरबेल बजाई और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा, पर जब लता की कोई आहट सुनाई नहीं दी तो उसने ज़ोर ज़ोर से लता को पुकारा, लता दरवाज़ा तो खोलो। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और अलसाई हुई लता बोली, अरे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए घर? रमेश ने हैरानी से कहा, जल्दी? शाम के 6:15 बज चुके हैं। मैं तो 15 मिनट से डोरबेल बजा रहा था। तुम्हें कितनी आवाज़ें लगाई तब जाके तुमने दरवाज़ा खोला। मैं तो डर ही गया था कि तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो।
लता भौचक्की सी पलकें झपकाती बुदबुदाई। पर अभी कुछ ही देर पहले तो मैं सोई थी, करीब 3 बजे। फिर इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई? थोड़ी देर बाद लता जब चाय की ट्रे लिए हॉल में आई तो रमेश ने इधर उधर देखते हुए पूछा, ये अजीब सी महक कहाँ से आ रही है? कोई नया रूम फ्रेशनर लाई हो क्या तुम? लता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो कोई रूम फ्रेशनर तो नहीं लाई हूं। तभी उसके दिमाग में शीला की छवि कौंध गई। वो सोचते हुए बोली, लगता है ये शीला के लगाए परफ्यूम की महक है। शीला? ये कौन है? रमेश ने हैरत से पूछा। ओह, मैं तो बताना ही भूल गई थी कि आज जब मैं सुबह बाजार गई थी ना, तो वहां मुझे मेरी एक बरसों पुरानी सहेली शीला मिली। उसे ही लेकर मैं घर आई थी और फिर उसके जाने के बाद पता नहीं कब नींद सी लग गई, लता ने बताया। रमेश ने चाय पीकर कप रखते हुए कहा, अरे हाँ, वो आज तुमने फोन पर कहा था ना, प्रिया के तोहफे के बारे में कुछ। लता मुस्कुरा पड़ी, फिर अंदर जाकर अपने कपबोर्ड से वो पैक उठाकर रमेश को थमा दिया। रमेश हैरत से वो बॉक्स देख बोला, ओह, ये तो बहुत महंगा गिफ्ट लग रहा है, क्या है इसमें? लता ने बड़े स्टाइल से पैक के अंदर रखा हुआ मोबाइल निकाल कर दिखाया। देखो, ये है इस गिफ्ट पैक के अंदर। इतना कीमती और लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल देख विनोद हतप्रभ सा बोला, बाप रे, इतना महंगा मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो अभी 3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, और ये क्या EMI पर लिया है तुमने? लता खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर किसी तरह बोली, ये तो बिल्कुल फ्री मिला है मुझे, मेरी सहेली ने दिया है ये मोबाइल। रमेश हक्का बक्का रह गया। रमेश की हालत देख लता मुस्कुराई। हमारी सहेली है ही इतनी अमीर और दिलदार कि एक झटके में बिना सोचे उसने ये महंगा मोबाइल प्रिया के लिए दे दिया। अब रमेश फिर चौंक उठा, पर उसे पता कैसे था पहले से कि प्रिया का जन्मदिन है? वो क्या अपने बैग में गिफ्ट पैक लेकर घूमती रहती है? लता झल्ला के बोली, ओफ़, हो सकता है कि उसने वो गिफ्ट अपनी बहन की बेटी को देने के लिए लिया हो। छोड़ो ना, अब हमारे तो पैसे बच गए ना। रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ये उचित नहीं समझता। हम अपनी बेटी को अपने ही पैसों से लिया गया गिफ्ट देंगे। इस गिफ्ट को तुम शीला को वापस कर देना। लता ने खींच कर कहा, पर शीला तो कल रात ही वापस जा रही है, मेरे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है। रमेश ने वो गिफ्ट पैक लिया और लता से बोला, तुम जल्दी से रात का खाना बनाओ, प्रिया आ रही होगी, उसे बिल्कुल भी इस मोबाइल के बारे में कुछ भी मत बताना। लता ने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। प्रिया घर आते ही अपनी माँ से लिपट गई। वो आज बड़ी खुश लग रही थी। लता ने प्यार से उसे दुलारते हुए पूछा, क्या बात है प्रिया, बड़ी खुश लग रही है तू? प्रिया ने अपने बैग से एक लिफाफा निकालते हुए कहा, माँ, जानती हो ये क्या है? मुझे कॉलेज की ओर से स्कॉलरशिप्स दी गई है। रमेश भी ये खुशखबरी सुन बड़ी प्रसन्नता से बोले, वाह, ये तो तुम्हें बर्थडे से पहले ही गिफ्ट मिल गई। लता ने भी प्यार से प्रिया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें हमेशा ऐसी ही खुशी मिलती रहे। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, फिर हम सब एक साथ खाना खाएंगे। खाना खाते हुए प्रिया बोली, माँ, कल मुझे जल्दी उठा देना, और हाँ, कल शायद आते आते मुझे कुछ देर हो सकती है। रमेश ने कहा, पर प्रिया, कल तो तुम्हारा बर्थडे है, तो क्या कल कहीं बाहर नहीं जाएंगे हम लोग सेलिब्रेट करने? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं पापा, अब कल जब रात में थकी हारी घर पहुंचूंगी तो फिर वापस बाहर जाने की ताकत ही नहीं बचेगी। रमेश ने प्यार से कहा, सच, हमारी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। ओके बेटा, कल मैं आइसक्रीम ले आऊंगा और तुम्हारे लिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट भी। प्रिया ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और फिर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। रात अब गहराने लगी थी। लतिका और विनोद नींद में डूबे हुए थे कि अचानक ही लता की आंखें खुल गईं। उसने नाइट बल्ब के हल्के नीले प्रकाश में देखा रमेश गहरी नींद में सोया था। लता आश्चर्य से बुदबुदाई, ये नींद कैसे टूट गई मेरी? कहीं होल में कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं आ गई? लता तुरंत उठकर कमरे का दरवाजा खोल बाहर होल में आ गई। होल भी अंधेरे में डूबा था। लता ने दीवार पर लगा स्विच ऑन किया और होल में नाइट बल्ब का धीमा उजाला फैल गया। लता धीरे धीरे आगे बढ़कर देखने लगी
कि अचानक उसकी नजर हॉल के बीचों बीच रखे सोफे पर पड़ी। सोफे पर कोई बैठा था। लता पसीना पसीना हो गई। उसका गला एकदम सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे। किसी तरह दीवार का सहारा लेकर वो आंखें फाड़कर सोफे पर बैठे शख्स को देखने की कोशिश करने लगी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, लता, आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लता बुरी तरह चौंक कर पलटी तो देखा, रमेश था। लता को इस तरह पसीना पसीना देख रमेश ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इतना घबराई हुई क्यों हो? लता ने कांपती आवाज में कहा, वो उस सोफे पर कोई बैठा है। रमेश ने हैरत से लता को निहारा, फिर आगे बढ़कर हॉल की सारी लाइट्स ऑन कर दी। लता हैरानी से चीख उठी। सोफे पर तो कोई नहीं बैठा था, पर अभी मैंने खुद देखा था कि सोफे पर कोई तो बैठा था, लता ने सहमे स्वर में कहा। रमेश ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, ओह, तुमने शायद कोई डरावना सपना देखा होगा। भला इतनी रात गए यहाँ हॉल में कौन आ सकता है? सारे दरवाजे और खिड़कियां भी तो बंद हैं। फिर अचानक ही रुक कर रमेश बोला, हाँ, पर हॉल में अजीब सी महक आ रही है। किस चीज की महक है ये? लता जैसे चौंक उठी। ये महक तो शीला के परफ्यूम की है। रमेश बोला, क्या बोल रही हो तुम? भला शीला के परफ्यूम की महक अभी हॉल में से कैसे आ सकती है? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। चलो अब जल्दी सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठना है। याद है ना, कल प्रिया भी जल्दी ही जाने वाली है। सुबह सुबह अलार्म की आवाज़ सुन लता जाग उठी और जल्दी से नहा धोकर फिर उसने चाय का पानी रखा और प्रिया को पुकारती हुई उसके कमरे में चली गई। प्रिया के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा ही लगा हुआ था। लता ने धीरे से दरवाज़ा खोला और प्रिया को आवाज़ दी, उठो बेटी, 6 बज रहे हैं, आज तुम्हें जल्दी जाना है ना? पर प्रिया तो बेड पर थी ही नहीं। लता मुस्कुराई, ओह, प्रिया तो पहले ही उठकर बाथरूम जा चुकी है। फिर वो बाहर आने ही लगी थी कि उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा तो बंद ही नहीं था। लता चौंक कर बाथरूम की ओर लपकी, पर प्रिया तो वहां नहीं थी। लता बड़बड़ाई, ओह, ये प्रिया कहाँ चली गई यूं? तभी लता को अजीब सी कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने नज़रें उठाकर फैन की ओर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। रूम के सीलिंग फैन के ऊपर प्रिया बैठी हुई दिखी। लता जोर जोर से चीखती हुई बाहर भागी कि लता की चीख सुन भागते आ रहे रमेश से टकरा गई। रमेश ने डर से हांफती कांपती लता को देखा तो घबरा उठे। उन्होंने बेचैनी से पूछा, लता क्या हुआ? बोलो ना, कुछ तो बोलो तुम। लता ने प्रिया के रूम की ओर इशारा कर दिया और अपनी उखड़ती सांसों पर नियंत्रण का प्रयास करने लगी। हैरान परेशान रमेश तुरंत प्रिया के रूम में जाकर देखने लगे, पर वहां उन्हें बेड पर गहरी नींद में सोई प्रिया नजर आई। वो बाहर निकलकर लता से बोले, हुआ क्या था? तुम क्यों इतना चीख चिल्ला रही थीं? प्रिया तो मजे से सो रही है, तुमने उसे भी नहीं जगाया अब तक। रमेश की बात सुन लता जैसे हक्की बक्की रह गई। फिर किसी तरह अंदर रूम में गई तो प्रिया को बेड पर सोए हुए पाया। लता ने बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रिया को आवाज लगाई और फिर चाय बनाने लगी। चाय बिस्किट की ट्रे लाकर टेबल पर रख लता ने आरती की थाली तैयार की। उसने सोचा, कम से कम सुबह वो प्रिया का तिलक लगाकर पूजा तो कर ले, फिर तो वो देर रात को ही लौटेगी आज। कुछ ही देर बाद नई ड्रेस पहनकर प्रिया आई और बोली, माँ, आपने ड्रेस तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी ली है, लेकिन अब मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है मुझे। रमेश ने स्नेहमयी स्वर में प्रिया को जन्मदिन की बधाई दी और बोले, चाय तो पीकर जाओ बेटा। प्रिया चाय का कप उठाने लगी कि लता ने आरती की थाली आगे करते हुए कहा, ले बेटा, पहले तिलक तो लगवा ले तू। आरती की थाली देखते ही प्रिया ऐसे पीछे हटी मानो सामने कोई जहरीला नाग आ गया हो। फिर जल्दी से बोली, ना नहीं, तिलक वगैरह नहीं, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, ये सब वहाँ अलाउ नहीं है। ओके, मैं अब चलती हूँ, रात को मुलाकात होगी, बाय। और वो अपना बैग लिए तेजी से बाहर निकल पड़ी। लता ने आरती की थाली उदास मन से अंदर रख दी, फिर रमेश के लिए पूड़ी सब्जी बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद रमेश ऑफिस चला गया। लता अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसका पूरा शरीर जैसे टूट रहा था, एकदम थकान और सुस्ती सी महसूस हो रही थी। प्रिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई
बस स्टॉप की ओर चली जा रही थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, कहीं देर ना हो जाए मुझे। बस स्टॉप पर अभी भीड़ ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 7-8 लोग ही खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे थे। प्रिया भी जाकर वहीं खड़ी हो गई। अभी वो खड़ी हुई ही थी कि उसने महसूस किया उसके आसपास खड़े लोग थोड़ा दूर सरक कर खड़े हो रहे हैं। उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति को देखा तो वो और पीछे हटता हुआ बोला, माफ कीजिए मैडम, पर यह आपका परफ्यूम बड़ा ही अजीब सा महक रहा है। प्रिया के चेहरे पर कई भाव झलक उठे। फिर उसने जल्दी से अपने बैग के सामने वाले पॉकेट से परफ्यूम की बोतल निकाली और अपने पर स्प्रे करने लगी। तभी बस आ पहुंची। प्रिया जल्दी से लपक कर बस में चढ़ गई और विंडो सीट पर बैठ गई। कंडक्टर ने प्रिया के करीब आकर टिकट की आवाज लगाई तो प्रिया ने फौरन एक 20 का नोट उसे देते हुए कहा, गर्ल्स कॉलेज। कंडक्टर ने नोट लिया और प्रिया को टिकट देने लगा। तभी वो एकदम से चौंकते हुए बोला, ओह, आपके हाथ में तो चोट लगी है। प्रिया ने देखा उसके दाहिने हाथ के ऊपर बाजू में कटने का जख्म बना था। वो एकदम डर गई। फिर किसी तरह बोली, ये चोट कब लग गई मुझे? अभी सुबह तो नहीं थी। कंडक्टर ने उसे सलाह दी, रुमाल वगैरह बांध लो मैडम अभी, फिर ड्रेसिंग करा लेना बाद में। और वो आगे बढ़ गया। प्रिया जब अपने कॉलेज पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। प्रिया ने अपना मोबाइल साइलेंट किया और रुमाल से अपने बाजू में लगा जख्म छुपाकर क्लास रूम की ओर चल पड़ी। वो चुपचाप क्लास में जाके पीछे वाली बेंच पर बैठ गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बाकी टीम मेंबर्स भी मौजूद थे। प्रिया ने टेबल पर रखे पानी के बोतल से 2 घूंट पानी पिया तो उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। अभी कोई 5 मिनट ही बीते होंगे कि उल्लुओं की हूं हूं की अजीब सी भयंकर आवाज से कॉन्फ्रेंस रूम गूंज उठा। सब बुरी तरह चौंक उठे। क्लास में मौजूद सब स्टूडेंट्स हंस पड़े और लेक्चर दे रहे सर ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? प्रिया की बगल वाली बेंच में बैठी सुमन उठकर बोली, सर, यह आवाज शायद प्रिया के बैग से आई थी। सब प्रिया को घूरने लगे। प्रिया ने फौरन अपनी सफाई दी, नहीं सर, मैंने तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, ये देखिए। और उसने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। तभी सुमन उसका बैग छूती हुई बोली, सर, वो आवाज इसी बैग से आई थी। ये सुनते ही प्रिया ने गुस्से से अपना बैग पलट दिया टेबल पर। और तभी सबके साथ साथ प्रिया की आंखें भी फैल गईं ये देखकर कि टेबल पर एक नया लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल पड़ा हुआ है। और तभी वहीं उल्लुओं की हूं वाली भयंकर आवाज फिर उस मोबाइल से गूंज उठी। ये वही मोबाइल था जो शीला ने कल लता को दिया था। टेबल पर पड़े प्रिया के बैग से निकले मोबाइल से निकलती उल्लू की आवाज जैसी भयंकर अजीबोगरीब ध्वनि सुन क्लास में बैठे सभी लोग स्तब्ध हो गए। प्रिया खड़ी होकर रुआं से स्वर में बोली, सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं सच में नहीं जानती कि ये मोबाइल मेरे बैग में कहां से आ गया। सर ने गुस्से से कहा, जाओ जाके प्रिंसिपल सर से मिलो पहले। प्रिया ने क्लास से बाहर आते ही फौरन अपने मोबाइल से लता को कॉल लगाया। रिंग जा रही थी पर लता ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। ओह, ये माँ भी ना मोबाइल पता नहीं कहाँ रखकर भूल जाती हैं। प्रिया झल्ला उठी। उसने उस नए मोबाइल को उलट पलट कर देखा। फिर कुछ सोचकर प्रिया ने उस नए मोबाइल से अपने पुराने नंबर पर कॉल किया। प्रिया चौंक पड़ी। उसके मोबाइल की रिंगटोन बजते ही उल्लू की वही भयंकर सी अजीबोगरीब आवाज केबिन में गूंज उठी। आवाज सुनते ही क्लास से कुछ स्टूडेंट्स भागे चले आए, पर प्रिया ने उलझे स्वर में कहा, ये रिंगटोन तो मेरे ही मोबाइल से बज रही थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? रिंगटोन कैसे चेंज हो गई मेरे मोबाइल की? सुमन ने प्रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे मोबाइल की रिंगटोन भला कोई दूसरा कैसे चेंज कर सकता है? फिर सुमन ने उस ब्रांडेड मोबाइल को उठाकर नजदीक से देखना चाहा, पर तभी अचानक ही वो जोर से चीख उठी और वो मोबाइल उसके हाथ से छूटकर टेबल पर जा गिरा। वो जोर जोर से चिल्लाती हुई अपना हाथ झटकने लगी। प्रिया ने हैरान हो सुमन के हाथ की ओर देखा तो उसके मुंह से भी चीख निकल गई। सुमन की हथेली बुरी तरह से जल चुकी थी। प्रिया ने डरते डरते मोबाइल को टच किया, पर मोबाइल तो ठंडा था। फिर
सुमन का हाथ जल कैसे गया, ये बात प्रिया की समझ में नहीं आ रही थी। तभी प्रिया के कॉलेज का सबसे आवारा लड़का रोहन आया और प्रिया से बोला, वो तुम्हारे मोबाइल की उल्लू वाली रिंगटोन हमें भी दो ना, बड़ी ही यूनिक और डेंजरस सी है वो रिंगटोन। प्रिया ने गुस्से से कहा, फालतू मजाक का समय नहीं मेरे पास। रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, लो मैडम के तो अभी से नखरे शुरू हो गए, अभी तो तुम्हें सिर्फ स्कॉलरशिप मिली है और इतने से ही तुम एकदम हवा में उड़ने लगी। फिर रोहन ने तो आगे बढ़कर प्रिया का मोबाइल खुद ही उठाना चाहा, पर तभी गुस्से से प्रिया ने उसे हल्के से पीछे धकेल दिया। लेकिन ये क्या, प्रिया के हल्के धकेलने से ही रोहन सीधे दीवार से जा टकराया। रोहन तो धक्का लगते ही अपनी सुध-बुध खोकर बेहोश हो चुका था। उसके दोस्त ने जब रोहन की ये हालत देखी तो घबरा कर सीधे बाहर की ओर भागा। कुछ ही देर में वो बाहर खड़े वॉचमैन को बुला लाया। फिर सबने मिलकर बेहोश रोहन को उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी में लिटा दिया। फिर उसे और सुमन को लेकर डॉक्टर के पास चल दिए। इधर रमेश ऑफिस में सहकर्मियों के साथ लंच करते हुए प्रिया के लिए गिफ्ट के बारे में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल की रिंग बज उठी। रमेश ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने थोड़ी हैरत से कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, रमेश हियर। दूसरी ओर से खिलखिलाहट सुनाई दी। रमेश चौंक उठा और फिर कॉल कट करने ही वाला था कि एक मधुर नारी स्वर सुनाई पड़ा, ना कॉल मत कट करना रमेश। अब तो रमेश हड़बड़ा गया। वो अभी सोच ही रहा था कि वो नारी स्वर फिर गूंज उठा। ओह, इतना भी क्या सोचना रमेश, ज्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं। अब रमेश ने झल्लाते हुए पूछा, आप हैं कौन और आपको मुझसे क्या काम है? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर आवाज आई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं शीला बोल रही हूँ, लता की सहेली। रमेश तो अचरज से लगभग पागल ही हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शीला को उसका मोबाइल नंबर कैसे मिला। शीला ने तुरंत कहा, प्रिया बेटी, क्या मेरी कुछ नहीं लगती? अब उसके बर्थडे पर अगर मैंने कोई गिफ्ट दे भी दिया तो ऐसा क्या गजब हो गया? रमेश ने गंभीरता से कहा, देखिए, इतना कीमती गिफ्ट स्वीकार करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। शीला हंसते हुए बोली, ओके, तो जब आपको कोई गिफ्ट दूंगी तो आप मत लेना, पर फिलहाल तो वो गिफ्ट मैंने प्रिया के लिए दिया है और वो आपको रखना ही होगा। कहते हुए शीला ने कॉल कट कर दी। झल्लाए रमेश ने अब लता को कॉल किया, पर उसने कॉल रिसीव ही नहीं की। रमेश ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट के टेबल पर छुट्टी का एप्लीकेशन रखा और तेजी से चला गया। सोच विचार में फंसा। रमेश घर आया और डोरबेल बजाई, फिर अपने पॉकेट में रखी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर होल में घुसते ही रमेश का सिर चकराने लगा। पूरे होल में अजीब सी बेहद तेज महक भरी हुई थी। किसी तरह संभल कर रमेश ने दरवाजे खिड़कियां खोलकर फुल स्पीड में फैन चला दिया। फिर बेडरूम में गया। वहां लता गहरी नींद में सो रही थी। रमेश जोर से बोला, लता, कितना सो रही हो? अरे घर में कुछ और भी काम होते हैं सोने के सिवाय। उसकी बात पूरी होती कि इससे पहले ही लता ने अपनी आंखें खोल दी। लाल लाल दहकती आंखों को देख रमेश सिहर उठा। अभी वो कुछ सोच समझ पाता कि लता उठकर गुर्राती हुई रमेश पर झपट पड़ी। उसने अपने हाथों से रमेश का गला जोर से जकड़ लिया। रमेश की सांसें घुटने लगी। वो अपने हाथों से लता को दूर धकेलने की कोशिश करने लगा, पर लता पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। वो वहशियाना हंसी हंसती हुई रमेश का गला दबाती ही रही। तभी अचानक डोरबेल बज उठी। डोरबेल बजते ही जैसे लता एकदम से होश में आई और रमेश के गले से अपने हाथ हटाते हुए सहमे स्वर में बोली, आप कब आए? और मैं ये क्या? रमेश चिल्लाया, गला दबा रही थी तुम मेरा, अभी बस सांसें उखड़ने ही वाली थी मेरी। क्या पागल तो नहीं हो गई तुम सो सो कर? तभी डोरबेल फिर बज उठी। रमेश अपना गला सहलाता हुआ तेजी से लपक कर दरवाजा खोलने भागा। दरवाजे पर एक लड़का केक का बॉक्स लिए खड़ा था। रमेश को देखते ही बोला, ये केक आपके एड्रेस पर डिलीवर करना था। आप ही रमेश जी हैं ना? रमेश हकबकाया सा उसे देख ही रहा था कि लता आती हुई बोली, केक? पर मैंने तो अब तक केक का ऑर्डर दिया ही नहीं है, फिर ये केक? डिलीवरी बॉय बोला, शीला मैडम ने इस केक का ऑर्डर दिया था, उन्होंने पेमेंट भी दे दिया है। अब आप ये केक रखिए मुझे
और भी जगह जाना है। लता ने केक का बॉक्स पकड़ा और हैरत में डूबी हुई अंदर आकर केक टेबल में रखते हुए बोली, शीला ने क्यों ऑर्डर दिया होगा केक का? रमेश चिल्लाया, तुमने ही कहा होगा कि मैं तो पड़ी पड़ी सो रही हूं, तुम केक ऑर्डर कर दो। लता ने अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मैं क्यों शीला को ऐसा कहूंगी? मेरे पास तो उसका मोबाइल नंबर है ही नहीं। रमेश ने गुस्से से कहा, पर शीला के पास मेरा मोबाइल नंबर है। आज उसने मुझे कॉल करके गिफ्ट रखने के लिए कहा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने उसे मेरा नंबर दिया ही क्यों? इधर प्रिया जब प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची तो वो दीवार पर लगी रैक से शायद कोई फाइल खोज रहे थे। प्रिया ने हिम्मत करके धीरे से कहा, सर। उसकी आवाज सुनते ही प्रिंसिपल सर तेजी से घूमते हुए पलटे। सर के पलटते ही प्रिया के गले से खौफनाक चीख निकली। उनका चेहरा बड़ा ही भयंकर दिख रहा था। उनके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे, जिनमें से खून रिस रहा था। उनकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं। प्रिया से नजर मिलते ही प्रिंसिपल के होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभर आई। प्रिया की तो जैसे घिघी ही बंध गई थी। अभी वो डर के वहां से भागने ही वाली थी कि अचानक ही प्रिंसिपल सर एकदम शांत होकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले, क्या हुआ था यहाँ आखिर जो तुम इतना चिल्ला उठी? प्रिया कुछ देर तो हतप्रभ सी प्रिंसिपल सर को देखती रही, फिर किसी तरह वो जल्दी जल्दी चलती हुई वहां से बाहर निकल आई। तभी प्रिया की सहेली मंजू वहां आके बोली, क्या सच में तुम इस मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानती? प्रिया ने रोते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पता नहीं ये कौन है जो मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है, और सबसे बड़ी अचरज की बात तो ये है कि मेरे खुद के मोबाइल की रिंगटोन भी किसी ने चेंज कर दी। मंजू ने तुरंत अपने दोस्त विजय को बुलाया। विजय ने प्रिया का मोबाइल मांगा। जरा अपने दोनों मोबाइल दिखाओ मुझे, देखूं तो मैं भी कि ये कैसा मजाक है। प्रिया ने फौरन अपने बैग में हाथ डाला और दोनों मोबाइल निकालकर विजय के हाथ में रख दिए। विजय ने गौर से मोबाइल को देखते हुए कहा, ये मोबाइल तो अभी 3-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, बहुत महंगा है ये। हैरानी की बात है कि इतना कीमती मोबाइल कोई यूं ही मजाक में तुम्हें दे बैठा। प्रिया रोती हुई बोली, प्लीज मुझे इस मोबाइल से छुटकारा दिला दीजिए। विजय ने वो मोबाइल अपनी पॉकेट में डाला और गंभीर स्वर में कहा, ओके प्रिया, अब तुम इस मोबाइल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, और हाँ, इस मोबाइल की जो भी कीमत चाहो तुम मांग सकती हो। प्रिया ने विरोध करते हुए कहा, कीमत? मैं इसकी कोई कीमत नहीं लेने वाली। आप तो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला रहे हैं, मैं जीवन भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। विजय ने हल्के से गर्दन हिलाई और फिर अपनी बाइक में बैठ गया। मंजू और प्रिया भी उसकी बाइक में बैठ बस स्टॉप की तरफ के चल दिए। बस स्टॉप आ गया। प्रिया फिर बाइक से उतरकर सामने खड़ी बस में जाके बैठ गई। विजय ने भी हल्के से मुस्कुराकर बाइक आगे बढ़ा दी। वो मन ही मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इतना महंगा मोबाइल मुफ्त में ही मिलने की प्रसन्नता से विजय का चेहरा खिल उठा। प्रिया सीट पर बैठी थी कि अचानक ही उसके दाएं बाजू पर बंधा स्कार्फ ढीला हो खिड़की से आती तेज हवा में उड़ गया। प्रिया ये देखकर हैरान हो उठी कि स्कार्फ जिस जख्म पर बंधा था वो जख्म ही गायब हो चुका था। प्रिया ने हाथ फेर कर देखा, पर उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल और स्वस्थ था। न कोई चोट थी, न कोई जख्म का निशान ही था। अभी प्रिया इस झटके से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक बस की खिड़की से आए एक उल्लू उड़ता हुआ अंदर आया और सीधे जाके प्रिया की पीठ पर बैठ गया। घबराहट के मारे प्रिया इतनी जोर से चीखी कि बस में बैठे सभी लोग चौंक के प्रिया की तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने भी झटके से ब्रेक लगाया और गुस्से से पीछे पलट के चिल्लाया, कौन ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहा है? प्रिया अपनी सीट से उठ के खड़ी हो जोर से चिल्लाई, इस उल्लू को कोई भगाओ मेरी पीठ से। बस में मौजूद सब लोग प्रिया को घूरने लगे, लेकिन उन्हें कोई उल्लू कहीं नहीं दिखाई दिया। ड्राइवर ने चिढ़ते हुए कहा, ओ मैडम, कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आपका? अभी प्रिया कुछ बोल पाती कि तभी उसके बैग से उल्लू की भयानक आवाज वाली रिंगटोन बजने लगी। टू हूं की आवाज से सब घबरा गए। प्रिया ने चौंक के अपने बैग में देखा तो उसके बैग में वही मोबाइल रखा था जो उसने थोड़ी ही देर पहले विजय को दिया था।
प्रिया जब अपने स्टॉप पर उतरी तो दोपहर ढल रही थी। प्रिया ने अब तक कुछ भी खाया नहीं था। लंच तो वो घर से लेकर ही नहीं गई थी, और कॉलेज में इतने अजीब और गरीब हादसों के बीच खाने क्या, एक कप चाय तक पीने को नहीं मिली। अब उसे भूख इतनी सता रही थी कि घर की ओर एक एक कदम चलना भी उसके लिए बहुत दूभर हो रहा था। इधर लता भी खीर बनाने में लगी थी। फिर उसने गैस पर पूड़ियाँ तलने के लिए कड़ाही चढ़ाई और रमेश को जगाने के लिए अंदर कमरे में गई। अब उठो ना, कुछ ही देर बाद शाम हो जाएगी, फिर तुम्हें बाजार जाके गिफ्ट और आइसक्रीम भी तो लेके आना है। रमेश चुपचाप आंखें बंद किए बेड पर पड़ा रहा तो लता गुस्से से बोली, ओफ़ो, अब क्या मैं उस शीला का दिया मोबाइल ही दे दूं प्रिया को? रमेश ने चिढ़ते हुए लतिका की ओर देखा और बोला, कहाँ है वो मोबाइल? अभी उसे घर से बाहर निकालकर फेंक देता हूं। लता भी चिल्ला उठी, ओहो, बड़े रईस बन रहे हो जो 80,000 का मोबाइल बाहर फेंकने की बात कर रहे हो। वो मोबाइल मेरी सहेली ने मुझे दिया था, इसलिए उसका क्या करना है क्या नहीं ये मैं तय करूंगी, समझे आप? रमेश गुस्से से बोला, इतना गुरूर, वो भी दूसरे के दिए गिफ्ट पर। खबरदार, जो किसी दूसरे का मोबाइल मेरी बेटी को गिफ्ट किया तो मैं अभी बाजार जाकर ले आता हूं एक शानदार गिफ्ट। रमेश ने पत्नी को चेतावनी दी और फिर बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर की ओर चल दिया। मन ही मन वो भुनभुना रहा था, हद होती है बदतमीजी की भी। कितना कहा मैंने कि वो मोबाइल वापस कर दे अपनी सहेली को, पर पता नहीं लता को क्या ख्वाब सवार हो गया है। मुझे तो लगता है उस मोबाइल के पीछे जरूर कोई बड़ा भारी राज छुपा है। तभी अचानक ही एक युवती पता नहीं कहां से आकर रमेश की गाड़ी के ठीक सामने आकर गिर पड़ी। रमेश ने पूरी ताकत से गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका और फिर सड़क पर पड़ी युवती की ओर दौड़ा। रमेश ने सहमी नजर से इधर उधर देखा, पर किस्मत से इस वक्त वहां कोई भी नहीं था। किसी को आसपास न देख रमेश ने थोड़ी राहत की सांस ली और तेजी से भागकर युवती के पास पहुंचकर उसे पुकारने लगा, हेलो, उठिए, देखिए, ये मेरी गलती नहीं थी। मैं तो पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था, पर पता नहीं कैसे ये एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर पड़ी युवती ने कराहते हुए अपनी आंखें खोलीं और दर्द भरी आवाज में किसी तरह बोली, ओह, मैं तो रास्ता पार कर रही थी, पता नहीं कैसे चक्कर सा आ गया और मैं आपकी गाड़ी के आगे गिर पड़ी। फिर वो युवती किसी तरह उठने की कोशिश करने लगी, पर उठने में वो कामयाब नहीं हो पाई। दर्द की वजह से उसकी आंखें छलक उठीं। रमेश ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर युवती को सहारा दिया और चिंतित स्वर में बोला, ओह, लगता है कि आपके पैर में चोट जरा ज्यादा ही लग गई है। आप प्लीज उठिए मत, मैं आपको सहारा देकर बाइक में बिठाता हूँ, आपको किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो युवती कराहती हुई किसी तरह बोली, थैंक यू सो मच, मुझे अर्जेंट मार्केट जाना था, एक बेहद करीबी सहेली के घर पार्टी में जाना है। मैं अभी बस गिफ्ट लेने ही जा रही थी और ये हादसा। और वो सिसक पड़ी। रमेश ने युवती को सांत्वना देते हुए कहा, देखिए, प्लीज आप यूं रोइए मत, मुझे इस घटना का बेहद अफसोस है, पर यकीन मानिए कि मैं आपको मार्केट भी ले जाऊंगा और फिर आपकी सहेली के यहां भी छोड़ दूंगा। वैसे मैं भी गिफ्ट लेने ही निकला था अभी। युवती हैरानी से बोली, क्या कहा? गिफ्ट लेने जा रहे थे आप? वाह, ये तो सच में बढ़िया संयोग हो गया। फिर चलिए, गाड़ी सीधे न्यू मार्केट ले चलिए, वहां मेरी पहचान में एक गिफ्ट एम्पोरियम है। रमेश ने युवती को सहारा देकर बाइक पर बिठाया और फिर बाइक स्टार्ट कर दी। रमेश ने कनखियों से युवती को देखा। खूबसूरत कीमती लिबास में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी घुंघराली जुल्फें उसके कंधों पर बिखरकर उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थीं। रमेश ने फिर कहा, वैसे अच्छा ही हुआ जो आप मुझे यूं अचानक मिल गई, क्योंकि बेटी को क्या अच्छा लगेगा या क्या नहीं, ये आप बेहतर समझती होंगी। क्या आप मेरी हेल्प करेंगी गिफ्ट लेने में? युवती ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, ओह, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी बेटी के लिए ऐसा गिफ्ट सेलेक्ट करके दूंगी कि वो ही नहीं, आप भी मुझे सारी जिंदगी याद रखेंगे। कुछ ही देर में गिफ्ट शॉप आ गई। रमेश ने युवती को सहारा देकर गाड़ी से उतारा और धीरे धीरे गिफ्ट एम्पोरियम की ओर ले चला।
वाकई बहुत ही विशाल और भव्य एम्पोरियम था वो। रमेश का तो सिर ही घूम गया इतने सारे गिफ्ट आइटम देख। हर तरफ एक से एक गिफ्ट आइटम सजे हुए थे। काउंटर गर्ल ने रमेश से पूछा, कहिए सर, किसके लिए गिफ्ट दिखाऊं आपको? रमेश के कुछ बोलने से पहले ही वो युवती बोल उठी, हम अपनी बिटिया के लिए गिफ्ट लेने आए हैं, इसलिए आप लेटेस्ट गिफ्ट आइटम ही बताइए, और हाँ, पैसों की फिक्र मत करना, हमें बस एकदम शानदार गिफ्ट चाहिए। काउंटर गर्ल फौरन अपने शो केस में सजे आइटम्स में से खास और एक्सक्लूसिव गिफ्ट लेने चली गई। युवती ने रमेश की ओर मधुर मुस्कान के साथ देखा तो रमेश मन ही मन बुदबुदाया, एक ये युवती है, कितनी मीठी और प्यारी बातें करती है, और एक वो लता है जब देखो काटने को ही दौड़ती है। काश ऐसी किसी हसीन युवती से मेरी शादी हुई होती तो आज जिंदगी कितनी हसीन लगती। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये नेक पीस। युवती की आवाज सुन रमेश जैसे होश में आया और फिर युवती के हाथों में रखे एक ब्लैक क्रिस्टल से बने नेकलेस को देखने लगा। वाकई में बड़ा ही अद्भुत था वो नेकलेस, पर उसका लॉकेट थोड़ा अजीब लगा रमेश को। रमेश ने युवती से असमंजस भरे स्वर में कहा, ये नेकलेस तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर इसके लॉकेट में लटका ये क्रिस्टल का उल्लू क्या कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? युवती खिलखिला पड़ी। उसने रमेश की ओर देखते हुए नरमी से कहा, ओह, ये तो आजकल की यंग गर्ल्स का लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये उल्लू वाला नेक पीस। वो तो बेटी की किस्मत अच्छी है, इसलिए हमें यहाँ ये नेकलेस मिल गया। रमेश ने हामी भर दी और फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब युवती ने काउंटर गर्ल को अपना कार्ड दे दिया पेमेंट के लिए। रमेश के आपत्ति जताने पर वो प्यार से बोली, क्या मैं इस काबिल नहीं कि आपकी बेटी को एक गिफ्ट दे सकूं? रमेश ने फिर खामोश रहना ही मुनासिब समझा। फिर युवती ने दूसरे काउंटर से अपने सहेली की पार्टी के लिए एक बड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर का बुके खरीदा। जब रमेश ने उसके पैसे देने चाहे तो काउंटर गर्ल बोली, हमने मैडम के कार्ड से ही इसका पेमेंट ले लिया है। रमेश ने फिर युवती को थैंक्स कहा और उसे लेकर वापस अपनी बाइक के पास चला आया। गाड़ी में बैठते ही रमेश बोला, अब जरा आप अपनी सहेली का पता बता दीजिए, मैं आपको ड्रॉप करके फिर अपने घर जाऊंगा। युवती ने मुस्कुराकर एड्रेस बताया। एड्रेस सुनते ही रमेश चौंक उठा। ये तो उसके अपने ही घर का एड्रेस था। रमेश मन ही मन बुदबुदाया, ओह, लगता है ये लता की ही कोई सहेली होगी, पर लगती तो बहुत ही जवान है, क्या पता कहीं प्रिया की सहेली तो नहीं। रमेश विचारों में उलझे हुए थे कि युवती बोली, क्या हुआ, एड्रेस बहुत दूर है आपके घर से तो कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। रमेश ने जल्दी से कहा, ओह, ये तो बस मेरे घर के ही करीब है। रमेश ने मुस्कुराते हुए पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ा दी अपने घर की तरफ। उसने जानबूझकर युवती को नहीं बताया कि वो एड्रेस तो खुद उसके ही घर का है। जब थोड़ी देर बाद बाइक रमेश के घर के बाहर रुकी तो शाम का अंधेरा अब रात में बदल रहा था। रमेश ने बाइक से उतरते हुए युवती से कहा, आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे घर में। युवती जैसे हैरान होती हुई अपनी पलकें झपकाने लगी। तभी घर का दरवाजा खुला और अंदर से लता बाहर आई। उसने जैसे ही युवती को देखा चिल्लाते हुए बोली, शीला, तुम रमेश के साथ कैसे? रमेश ने शीला का नाम सुना तो हक्का बक्का हो शीला की ओर ताकने लगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति ही जैसे गायब हो गई। रमेश एकदम हतप्रभ हो शीला की ओर ताकने लगा। लता भी हक्की बक्की सी कभी रमेश को तो कभी शीला को देखे जा रही थी। तभी शीला मीठी मुस्कान लिए रमेश की तरफ देखते हुए बोली, ओह हाँ, तो आप लता के हस्बैंड हैं। रमेश हैरत से शीला की ओर देखता हुआ बोला, पर आप तो काफी यंग लग रही हैं। क्या आप ही लता की कॉलेज फ्रेंड शीला हैं? आप तो अब भी कॉलेज स्टूडेंट ही दिख रही हैं। शीला खिलखिला कर बोली, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं सचमुच ही लता की कॉलेज फ्रेंड हूं। रमेश ने थोड़ा सकुचाते हुए अपनी बात क्लियर की। जी, मेरा मतलब है कि आप तो बहुत यंग लगती हैं, 25 से 30 बरस की। फिर लता के साथ कैसे आप कॉलेज में? शीला मुंह मटकाती हुई बोली, ओह, आप तो यूं ही खामख्वाह मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं लता की ही उम्र की हूं। अब लता आगे बढ़कर रूखे स्वर में बोली, पर शीला, तुम तो कह रही थी कि कल रात ही तुम यहां से वापस जाने वाली थी, फिर अभी यहां कैसे?
शीला ने गर्दन झटकी और कहा, उफ़, अब क्या हम सारी रात यूं घर के बाहर ही खड़े रहेंगे? अरे आज प्रिया बिटिया का बर्थडे है, क्या उसे सेलिब्रेट करने का इरादा नहीं? चलो चलो, पहले अंदर चलकर आराम से बैठते हैं और फिर इत्मीनान से बातें करते हैं। शीला बड़े आराम से अपने हाथों में बुके पकड़े घर के अंदर चल पड़ी। पीछे पीछे हैरानी में डूबे रमेश और लता भी चल पड़े। घर के अंदर पहुंचते ही शीला हॉल में पड़े सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठ गई। लता ने रमेश की ओर दांत पीसते हुए देखा और उसे अंदर रूम में आने का इशारा किया। रमेश चुपचाप अंदर वाले रूम की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही लता ने धीमी किंतु गुस्से से भरी आवाज में पूछा, तुम तो मार्केट गए थे ना, तो इस शीला को कहां से लिए चले आ रहे हो? मेरे सामने तो शीला को कितना बुरा भला कह रहे थे, उसका मोबाइल लौटाने के पीछे लग गए थे, और अब चहक चहक कर मुस्कुराते हुए उसके साथ गाड़ी में घूम रहे हो। रमेश एकदम से उबल पड़ा। क्या कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हो? बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो तुम। पर सोचने के लिए तो दिमाग लगता है ना, और तुम्हारे पास दिमाग की ही तो कमी है। लता का पारा चढ़ गया। अच्छा, अब मुझ में इतनी कमी नजर आने लगी तुम्हें, पर मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं। अच्छी तरह जानती हूं कि ये सब इसी शीला का सिखाया पढ़ाया है। रमेश अब एकदम से नरम पड़ता हुआ बोला, ओह लता, तुम क्यों बात को बिना मतलब खींच रही हो? मैं तो प्रिया के लिए गिफ्ट लेने ही जा रहा था। अचानक शीला रोड क्रॉस करती हुई मेरी बाइक के सामने आ गिरी। अब मैं क्या करता बोलो? क्या तब उसकी हेल्प करना मेरा फर्ज नहीं था? लता की नाराजगी जरा भी कम नहीं हुई। वो उसी तरह आग बबूला बनी रमेश को घूरे जा रही थी। रमेश ने अब लता का हाथ पकड़ा और धीमे से बोला, ये गुस्सा और ये नाराजगी क्या आज के दिन अच्छी लगती है? तुम्हारी बेटी क्या सोचेगी बोलो? वो तो यही कहेगी ना कि उसके मम्मी पापा उसके बर्थडे पर भी ठीक से नहीं रह सकते, और ऊपर से शीला अलग मन में 10 तरह की बात सोचेगी। इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और चलकर आराम से हॉल में बैठो। लता ने बेहद गुस्से से कहा, अगर आज प्रिया का बर्थडे नहीं होता तो तुम्हें बताती कि मैं क्या चीज़ हूँ। और फिर वो पैर पटकती हुई बाहर हॉल की ओर चल दी। हॉल में पहुंची ही थी कि शीला बोली, उफ, कितनी गर्मी लग रही है लता, जरा एक ग्लास ठंडा पानी लेते आना। लता थोड़ी शर्मिंदा हुई। वो जल्दी से पानी लाती हुई बोली, ओह, मैं तो तुम्हें पानी ही देना भूल गई थी। तभी रमेश ने रूम से बाहर आते हुए कहा, लता, ये प्रिया दिखाई नहीं दे रही है, अब तक कॉलेज से लौटी नहीं क्या वो? लता ने सिर हिलाया। प्रिया तो आपके मार्केट जाते ही घर आ गई थी। बहुत भूखी थी बेचारी, कह रही थी कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं उसने। खीर पूड़ी तो मैंने तैयार कर ही ली थी, इसीलिए मैंने उसे सीधे पूड़ी खीर खिला दिया। फिर उसकी सहेली मंजू आ गई तो उसके साथ फिर प्रिया अपने लिए कुछ खरीदने बाजार चली गई। वो बहुत परेशान सी लग रही थी, लेकिन मंजू के आने की वजह से मैं कुछ पूछ नहीं पाई उससे। शीला बेचैनी से पूछ बैठी, तो प्रिया लौटेगी कब? आज तो उसका बर्थडे है, उसे तो घर पर ही रहना चाहिए था ना? लता ने शीला को घूरते हुए कहा, बर्थडे है इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने फिरने गई है। रमेश ने अपने सिर पर हाथ मारा। ओफ, मैं तो भूल ही गया आइसक्रीम लाना। लता ने मुंह बिचकाया। हाँ, वो तो हम जानते ही थे, इसीलिए मैंने ही प्रिया को कहा कि जब वो बाहर जा ही रही है तो आते समय आइसक्रीम भी लेती आए। पर प्रिया को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? इतनी शाम को भला उसे बाहर जाने की सूझी ही क्यों? जरा उसे कॉल करके कहो कि वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। शीला के स्वर में कुछ ऐसा था कि रमेश और लता दोनों ही चौंक पड़े। लता ने अब थोड़े रूखे स्वर में कहा, शीला, तुमने बताया नहीं अब तक कि तुम्हारा वापसी का प्रोग्राम कैसे टल गया और तुम अचानक ही आज यहां चली आई। शीला अब दुखी होते हुए बोली, मेरा इस तरह आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुमने ही तो मुझे बताया था ना कि प्रिया का 18वां बर्थडे है आज, इसीलिए मैं उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने चली आई, और वो मेरा भिजवाया केक तो पसंद आया ना? लता सपाट लहजे में बोली, हाँ, मैंने तो अब तक वो बॉक्स खोल कर ही नहीं देखा, पर तुमने क्यों तकलीफ की केक भिजवाने की? हम तो शाम को लाने ही वाले थे। शीला ने अचानक बेहद ठंडे स्वर में कहा, नहीं, प्रिया के 18वें बर्थडे का केक तो मुझे ही भेजना था। अब समय मत बर्बाद करो और प्रिया को कॉल लगाओ जल्दी।
रमेश ने मोबाइल उठाया ही था कि लता ने उसे झिड़की दी। क्या कर रहे हो? प्रिया को यूं कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। वो बहुत ही अपसेट थी शाम को, उसे थोड़ा रिलैक्स करने दो। वो टाइम से घर आ जाएगी। आप लोगों के लिए मैं कुछ चाय कॉफी लाती हूँ। कहती हुई लता उठकर अंदर किचन की ओर चल दी। 10 मिनट बाद लता ने टेबल पर कॉफी और बिस्किट लाके रख दी और धीमे स्वर में रमेश से बोली, जरा 1 मिनट अंदर आना, मुझसे वो ऊपर वाला डिब्बा नहीं निकल रहा है। रमेश उठकर किचन में चला आया और बोला, कौन सा डिब्बा निकालना है? लता ने वहीं पर रखा पेन और पैड लिया और उस पर लिखने लगी, जानते हो रमेश, अलमारी में वो शीला का दिया मोबाइल नहीं है। प्रिया जब शाम को लौटकर घर आई तो वो बता रही थी कि एक मोबाइल पता नहीं कहाँ से उसके बैग में आ गया था, और जब मैंने उसे मोबाइल का मॉडल पूछा तो वो वही मॉडल था जो शीला ने गिफ्ट दिया था। मैं बहुत ही घबरा गई और इसीलिए प्रिया को घर से बाहर भेज दिया मैंने। रमेश हैरान हो उठा। उसने लता से पेन लेकर लिखा, तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बताया मुझे? तुम तो मुझसे बेवजह उलझते बैठी थी। लता ने उसे चुप रहने का संकेत किया, फिर आगे लिखने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि शीला को कुछ भी आभास हो कि मुझे उस पर शक हो गया है, इसलिए मैं तुमसे तब बिना बात ही लड़ पड़ी थी। मैंने आज सुबह ही अपनी कुछ पुरानी सहेलियों को शीला के बारे में मैसेज करके पूछा था। उनमें से एक सहेली जूही का जवाब अभी 10 मिनट पहले ही आया है, और तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कि क्या करूं और क्या नहीं। रमेश ने इशारे से पूछा, क्यों, क्या हुआ ऐसा? लता ने लिखा, जूही ने बताया कि शीला पिछले 5 वर्षों से काले जादू की सिद्धियों में लगी हुई है। उसने तो अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है और काले जादू और शैतानी ताकत पाने की आकांक्षा लिए अब अलग अलग शहर जाके शैतानी वृत्ति के लोगों से मिलती जुलती है। और जानते हो, शीला की खूबसूरती का राज भी यही तांत्रिक अनुष्ठान ही है। वो उन खूबसूरत लड़कियों को अपने वश में कर लेती है जो 18 वर्ष की होने वाली हैं। उनके 18वें बर्थडे की रात वो खास विधि से उस लड़की पर अपना तंत्र जाल फेंक देती है। फिर 1 महीने के अंदर ही शीला अपने तंत्र मंत्र से उस लड़की की पूरी खूबसूरती और जवानी को अपने में समाहित कर लेती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। अभी कुछ ही हफ्तों पहले तो शीला ने कानपुर में रह रही हमारी एक सहेली विनीता की बेटी को इसी तरह से मार डाला था। तब से विनीता और उसके पति ने शीला की खहोज खबर निकालने के लिए पुलिस को भी इत्तला की थी, और जूही को भी अभी कल ही पता चला था इस बारे में। वो मुझे भी सावधान करने वाली थी कि उससे पहले ही शीला यहाँ चली आई। अब हमें किसी भी तरह से प्रिया को शीला के सामने आने से रोकना होगा। तभी होल से शीला की आवाज आई, अरे क्या हो रहा है अंदर? आओ भाई जल्दी और प्रिया को कॉल करो। लता ने अपने को संभालते हुए कहा, हाँ बस आ ही रहे हैं हम। लता ने जल्दी से लिखा, तुम जाकर होल में बैठो। मैं कुछ सोचती हुई कि आखिर इस शैतान शीला से हमारी बेटी को कैसे बचाए। जूही से भी कहा है कि वो पता करके फौरन बताए कि इस शीला के प्रियादों को कैसे नाकामयाब बनाया जा सकता है। तभी रमेश के दिमाग में ख्याल आया, ओह, तो इसीलिए इस शीला ने प्रिया के लिए वो ब्लैक क्रिस्टल वाला उल्लू लिया था। वो मन ही मन उबल पड़ा, पर ऊपर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए वो होल में आकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसके नाक में वहीं अजीब सी महक आने लगी। उसने बेचैन हो इधर उधर देखा, फिर बोला, ये है किस चीज की महक? कितनी अजीब सी है। शीला खिलखिला उठी, ओह, ये तो मेरे इत्र की महक है। ये इत्र बड़ा ही खास है, खास मौके पर ही लगाया जाता है। और अब प्रिया के केक काटने से बेहतर मौका भला क्या होगा? उसे कॉल तो किया है ना आपने। लत, शीला चमकती आंखों को नचाती हुई बोली। रमेश ने सिर हिलाया, हाँ, वो बस आने ही वाली होगी, मैंने कॉल कर दिया था। अच्छा, वो जो गिफ्ट हमने अभी लिया था वो मैं लता को भी दिखा देता हूँ। वो पैकेट है कहाँ? शीला ने तुरंत कहा, वो है ना मेरे बैग में। प्रिया को देंगे तब देख ही लेगी लता भी। क्यों फालतू में अभी पैक खोल रहे हो? लता ने प्रिया को मैसेज कर दिया कि वो जितना संभव हो सके उतनी देर से आए। उसे उम्मीद थी कि जूही तब तक किसी भी हाल में शीला की कारगुजारियों को रोकने की कोई तरकीब खोज निकालेगी।
प्रिया जब डिनर करके अपने घर से निकली तो बहुत ही हैरान थी। अपनी मम्मी की बातों ने उसे हैरत में डाल दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शीला कौन है। उसने क्यों उसे गिफ्ट में इतना महंगा मोबाइल दे दिया और फिर वो उसकी बैग तक पहुंचा कैसे। अपनी उधेड़-बुन में वो चली जा रही थी कि तभी सामने से विजय आते हुए दिखा। प्रिया को देखते ही विजय ने उसके करीब जाकर गाड़ी रोक दी और बोला, मैं तो अभी तुम्हारे ही घर आ रहा था। जानती हो, वो तुम्हारा दिया मोबाइल तो जाने कैसे मेरे पॉकेट से गायब हो गया। प्रिया रुआं से स्वर में बोली, उफ, वो मोबाइल नहीं, मेरी मौत ही है लग रहा है। शाम को जब मैं घर पहुंची तो माँ से उस मोबाइल का जिक्र किया। तब माँ ने बताया कि वो मोबाइल उनकी एक पुरानी फ्रेंड ने दिया था और वो उन्होंने अपने कपबोर्ड में रखा था, पर पता नहीं कैसे वो मेरे बैग में आ गया और उस मोबाइल की वजह से ही सुमन का हाथ जल गया था। विजय ने गौर से प्रिया को देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, प्रिया, अगर बुरा ना मानो तो ये सब मुझे भी कोई ब्लैक मैजिक सा लग रहा है। वैसे तो मैं कभी भी ऐसी बातों पर बिलीव नहीं करता था, पर अब लग रहा है कि कुछ तो है जरूर। प्रिया तो विजय की बातें सुन एकदम सिहर उठी। उसका गला खुश्क हो गया। वो सहमते हुए किसी तरह बोली, विजय, प्लीज मुझे बचा लीजिए, उस मोबाइल से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। तभी प्रिया के मोबाइल की रिंगटोन उल्लुओं की आवाज में बज उठी। प्रिया ने चौंक कर विजय से कहा, विजय, देखा ना, मैंने अपने मोबाइल की रिंगटोन बदल दी थी, पर फिर वहीं उल्लू की आवाज गूंजने लगी। विजय ने कहा, किसका कॉल है? बात तो करो पहले। प्रिया ने देखा माँ का कॉल था। प्रिया, बेटा तुम कहाँ हो? तुम सुरक्षित तो हो ना? मुझे शीला के बारे में बड़ी ही खतरनाक बात पता चली है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। प्रिया ने डर और हैरानी से कहा, पर मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? वो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? कसूर क्या है मेरा? लता रुआं से स्वर में बोली, कसूर तो मुझसे हुआ है बेटा। मैंने ही शीला को बताया था कि मेरी बेटी का 18वां बर्थडे है। क्यों बताया मैंने उसे? तभी विजय ने प्रिया के हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया के साथ ही हूं। हम 1 घंटे में घर पहुंच रहे हैं, फिर देखते हैं कि वो शीला क्या और कैसे नुकसान पहुंचाती है प्रिया को। हम सब साथ रहेंगे तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आखिर यूं कब तक प्रिया उससे भागती रहेगी डर डर के? आप बस एक बड़े से गोल डिब्बे में आग सुलगा कर रखिएगा। लता ने भीगी आवाज में थैंक यू कहा और प्रिया का ख्याल रखने को कहा। कॉल कट कर दी। हॉल में बैठी शीला अब बुरी तरह बेचैन होने लगी थी। वो बार बार पहलू बदलती हुई दरवाजे को ही देखे जा रही थी। लता ने रमेश को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो शीला का ध्यान इधर उधर की बातों में लगाए रखे और खुद लता अंदर अपने रूम में बेसब्री से जूही के कॉल का इंतजार कर रही थी। उसने शीला से कह दिया था कि वो प्रिया को कॉल कर रही है। आखिर जूही का कॉल आ ही गया। जूही ने कांपती आवाज में कहा, शीला रात 12 बजे बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाएगी और इसी समय वो प्रिया पर कुछ बेहद खतरनाक टोटके करेगी। अगर तुमने उसे 12 बजे से पहले ये सब करने से रोक दिया तो फिर शीला का जादू फेल हो जाएगा और उल्टे शीला पर ही उसका जादू उल्टा असर कर जाएगा। लता को थोड़ी उम्मीद जगी, पर साथ ही दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करते हुए हॉल में आकर रमेश से कहा, प्रिया आ ही रही होगी, क्यों ना अब हम तैयारी शुरू कर दें सेलिब्रेशन की। रमेश फौरन उठकर हॉल में अरेंजमेंट करने लगा। केक के लिए छोटी टेबल और एक चाकू लाकर रख दिया गया। फिर लता ने एक गोल बड़े से डब्बे को ढककर टेबल के नीचे रखते हुए कहा, ये केक काटने के बाद काम आएगा। रात के 11:30 बजे थे। शीला का चेहरा अब बहुत ही अजीब तरह से चमकने लगा था। उसकी आंखों में जैसे लाल अंगारे से उतरने लगे थे। होंठों पर वो बार बार जीभ फेरती हुई वो बड़ी ही वहशी लग रही थी। उसके सामने वाले सोफे पर बैठा रमेश अब शीला के चेहरे की ओर देखने से भी डर रहा था। तभी लता ने केक का बॉक्स निकाला और लाकर छोटी टेबल पर रख दिया। शीला बेताबी से बोली, जल्दी से प्रिया को बुलाओ और ये केक बॉक्स से निकाल कर प्लेट पर रख दो। लता ने जैसे ही केक बॉक्स से निकाला वो सिहर उठी। केक के टॉप पर एक बड़े से चमगादड़ की तस्वीर बनी थी, जिसके मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर झलक रहे थे।
तस्वीर इस कदर सजीव थी कि लग रहा था बस किसी भी क्षण ये चमगादड़ उड़ने लगेगा। रमेश भी हकबकाए से बोले, केक पर चमगादड़, ये कैसा मजाक है? भला केक पर चमगादड़ कौन बनवाता है? शीला अपनी आंखें गोल घुमाती हुई हांफती सी बोली, ये कोई साधारण केक नहीं, बहुत खास है। बस अब 12 बजने में कुछ ही देर बाकी है, जल्दी प्रिया को बुलाओ, तुरंत। इस बार शीला की आवाज में मानो मौत की ठंडक घुल गई थी। पूरे हॉल में अजीब सी महक और भी ज्यादा भरने लगी। तभी प्रिया और विजय आ पहुंचे वहां। प्रिया को देखते ही शीला तेजी से उसकी ओर लपकी। उसने प्रिया को लगभग खींचते हुए केक के सामने बिठाया और फिर ब्लैक क्रिस्टल की माला उसके गले में डालने लगी। तभी बिजली की सी फुर्ती से विजय ने आगे बढ़कर प्रिया के गले से माला खींची और अपने पॉकेट में रखा मोबाइल निकालते हुए लता को इशारा किया। लता ने फौरन जलते अंगारों वाला डिब्बा खोल दिया और विजय ने क्रिस्टल माला और वो शीला का दिया मोबाइल उस आग में फेंक कर डब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। इतना करना था कि शीला भयंकर आवाज में चीखने लगी। उसका चेहरा भयंकर बदसूरत दिखने लगा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर आ गए। तभी हिम्मत जुटाकर रमेश ने चमगादड़ वाला केक उठाकर शीला पर दे मारा। अब तो शीला तो जैसे साक्षात शैतान ही बन गई। वो प्रिया की तरफ झपटने लगी कि तभी अंगारों से दहकते डिब्बे में भयानक विस्फोट सा हुआ। विस्फोट होते ही शीला वहां से चीखती हुई बाहर भागी और मानो हवा में घुल गई। हॉल में खड़े प्रिया, विजय, लता और रमेश भी सुध-बुध खोकर वहीं गिर पड़े। सुबह जब सूरज का उजाला फैला तो चारों अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठे। हॉल में चारों ओर फैली राख और इधर उधर बिखरे सामान को देख सबको कल रात की दहशतनाक घटना याद हो आई। लता ने सहम कर प्रिया को अपनी बाहों में समेट लिया और पपक कर रो पड़ी। प्रिया के भी आंसू बहने लगे। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उस घोर विपत्ति से बच गई। साथियों, आज भले ही प्रिया जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जब भी वो इस हादसे को याद करती है तो पूरी तरह से सिहर जाती है। उसके माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो इस हादसे को दोबारा याद करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की लाइफ में दोबारा ऐसी कोई चीज़ जाए। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने अंत तक सुना भी होगा, तो आपका एक लाइफ तो ज़रूर बनता है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है और अपना नाम ज़रूर लिखें। चलिए मैं जाती हूँ अपने अगले सफ़र पर और देखती हूँ आपके लिए मुझे कौन सी नई स्टोरी मिलती है। मैं आपको वादा तो नहीं कर सकती कि कब आएगी, लेकिन जब भी मुझे कोई नई स्टोरी सुनने को मिलेंगी तो आपके साथ तुरंत शेयर करूंगी। मैं तो चली अपने सफ़र पर